नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। तो पश्चिम बंगाल में दोनों फेज के चुनाव हो चुके हैं और एग्जिट पोल भी आ चुका है। देखिए, दोनों फेज के लिए जो वोटिंग हुई वो अपने आप में जबरदस्त प्रतिशत लेकर के आई है। वोट प्रतिशत दोनों फेजों में 90% से ज्यादा, पहले फेज में लगभग 93% और उसी के आसपास दूसरे फेज में भी वोटिंग हुई है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में बंगाल में लोग अपने घर से बाहर निकल करके आए और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और यह सब क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इस बार केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों ने यह बिल्कुल मन बना लिया था कि पश्चिम बंगाल में जो गुंडागर्दी चुनाव के दिन होती है उसको रोक देना है और लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, जितनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स को इस बार बंगाल में लगाया गया उसका अच्छा परिणाम देखने को मिला है। इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। यह भी ठीक है कि एसआईआर में जो नाम कटे, लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम कटे हैं। 91 लाख तो ऐसे कटे और 27 लाख तो अभी एडजुडिकेट होना बाकी है, उस पर फैसला होना बाकी है। तो 1 करोड़ से कुछ ज्यादा नाम तो गायब हैं और उसका भी असर वोट प्रतिशत पे पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जाता है सेंट्रल फोर्सेज को, इलेक्शन कमीशन को, उसने ये पूरी व्यवस्था की, केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, जिसने ममता बनर्जी के सारे टेंट्रम को नकार दिया और ये कहा कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और एसआईआर रुकवाने की जितनी कोशिश ममता बनर्जी ने की, उन सबों को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और एसआईआर हुआ और आप देखें कि वोट प्रतिशत ऊपर गया है। अब देखिए, मतदान के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो वही बात बयान कर रहे हैं जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही थी कि इस बार ममता बनर्जी बिल्कुल ही कमजोर विकेट पे हैं और इस बार इस बात की पूरी संभावना है कि 15 साल के बाद ममता बनर्जी के शासन का पश्चिम बंगाल में अंत हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं लगभग सारे, 1-2 को छोड़ दें जो कि काफी नई एजेंसीज हैं, उनको छोड़ दें तो लगभग सारे एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, ये सारे एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जिट पोल्स के बारे में बताता हूं जो क्या कहते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बिल्कुल उसी लाइन पे ये एग्जिट पोल्स जा रहे हैं और संकेत दे रहे हैं जैसे कि ग्राउंड रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से आ रही थी। अब देखिए, पहला पी मार्क है। पी मार्क एक एजेंसी है, पोलिंग एजेंसी, जो एग्जिट पोल करती है, ओपिनियन पोल भी करती है। अब पी मार्क ये कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीटें मिलेंगी। कितना? 150 से 175। देखिए, कुल 294 विधानसभा की सीट है और बहुमत के लिए आपको चाहिए 148। तो पी मार्क ये कहता है कि बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलेंगी, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 118 से 138 सीटें मिलेंगी और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलेंगी। अन्य को 2 से 6 सीटें मिलेंगी। अब देखिए, ये तो बात हुई पी मार्क की। अब ये दूसरी एजेंसी है जेवीसी। जेवीसी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 138 से 159 सीटें मिलेंगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 131 से 152 सीटें मिलेंगी। 131 से 152 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलेंगी। तो जेवीसी का भी बड़ा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्पष्ट बहुमत पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मिलने जा रहा है। तीसरी एजेंसी है मैट्रिज। आईएनएस के साथ ये कई बार पोल कर चुकी है। अब ये मैट्रिज एजेंसी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिलेंगी। 146 से 161, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 6 से 10 सीटें मिलेंगी। देखिए, सारी एजेंसीज बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद चाणक्य स्ट्रेटजीज है। चाणक्य स्ट्रेटजीज ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत, और तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं।
अब दो और एजेंसीज हैं, जैसे पोल डायरी है, वो भी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें मिलेंगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीटें मिलेंगी। अन्य को वो 5 से 9 सीटें दे रहे हैं। एक और एजेंसी है प्रजा पोल, वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 178 से 208 सीटें मिलेंगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 85 से 110 सीटें मिलेंगी और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती है। तो देखिए सारी एजेंसीज, ये जितनी भी एजेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया, सबका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है। एक एजेंसी के बारे में आपको बता दूं, एक्सिस माई इंडिया, जो प्रदीप गुप्ता का है, लंबे समय से है। अब देखिए प्रदीप गुप्ता इस बार पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल नहीं बता रहे हैं और उसकी वजह यह है, उनका यह कहना है कि 50% से ज्यादा, उनका तो कहना है कि लगभग 70% जो लोग हैं वो बताना ही नहीं चाहते कि उन्होंने किसको वोट दिया है। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये पता नहीं लगा सकता कि भाई वोटर ने किसको वोट दिया है, वहां खौफ इतना है। ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का खौफ इतना है कि लोग बताना नहीं चाह रहे कि उन्होंने किसको वोट दिया है। आपने देखा होगा रिपोर्टर्स भी जाकर के जब पूछ रहे हैं तो वो बता नहीं रहे साफ साफ कि हमने किसको वोट दिया है, इतना खौफ है। ये तो समझिए कि सेंट्रल फोर्सेज इतनी बड़ी संख्या में 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स इस वक्त पश्चिम बंगाल में तैनात है, उसके बाद भी यह खबर आई कि वहां पे आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। तृणमूल के गुंडों ने उनको धमकाने की कोशिश की है और उनके साथ हिंसा करने की कोशिश की है। तो आप समझिए कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वहां पे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और लोगों को कितना डर है। इसके बावजूद सेंट्रल फोर्स का वहां जाना, तैनात रहना, और अमित शाह ने कह दिया है कि वो सेंट्रल फोर्सेज अभी वहां से नहीं जाएंगी, कम से कम 7 दिन चुनाव परिणाम आने के बाद तक तो वहां रहेंगी ही रहेंगी। तो लोगों को भरोसा दिलाया गया है और उसी का एक परिणाम था कि बड़ी संख्या में लोग बाहर आए हैं और भद्र लोग से भी, ये लोग जो है ना, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, ये लोग भी बाहर आकर के लोगों ने मतदान किया है। अच्छा देखिए, ये एग्जिट पोल ये जो इशारा कर रहे हैं ना, इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका अंदाजा तो खुद ममता बनर्जी को हो गया था कि वो चुनाव हार रही है। देखिए एक जो नेता होता है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका जेस्चर, पोस्चर, ये सब बता देता है। और ममता बनर्जी चुनाव के आखिरी चरण आते आते वो हार मान चुकी थी। आप याद कीजिए कि भवानीपुर में जब उनकी रैली हो रही थी, तो जब वो वहां पहुंची तो एक तो भीड़ वहां बड़ी संख्या में नहीं थी और भीड़ में वो जोश नहीं दिखा उनको। तो उन्होंने क्या किया, वो वहां से भाग खड़ी हुई, भाग गई वहां से, और क्या कहा कि बगल में 100 मीटर दूर एक रैली हो रही है भारतीय जनता पार्टी की और उन लोगों ने लाउड स्पीकर हमारे तरफ कर दिया है, तो उस लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है, इसलिए मैं जा रही हूं, वो मुझे अपनी रैली नहीं करने दे रहे हैं। सोचिए ये बहानेबाजी जो है, ये कितने शर्म की बात है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ऐसी बात करके वहां से निकल लेती हैं। सोचिए आप, तो वो हार मान चुकी थी। उसी दिन उनको समझ में आ गई बात कि ये प्रचार वचार करने से कुछ होने वाला नहीं है, कि गाड़ी छूट चुकी है और ये चुनाव वो हार चुकी है। इसलिए ये जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं एक सुर में, एक दो को छोड़ करके, कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में आ रही है, सरकार बना रही है, तो इस पे अविश्वास का कारण नहीं बनता। हाँ, अगर तृणमूल फिर से जीत जाती है तब लोगों को आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहा है वो ये बता रहा है कि बिल्कुल माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काम कर रही है और उनके सारे दांव फेल हो चुके हैं। अब आप देखिए कि ममता बनर्जी को इस बात से बड़ी तकलीफ है कि वहां पे इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेज को तैनात किया गया है। अब उनको बड़ी तकलीफ है। और भी जो उनके सपोर्टर्स हैं और खास करके मीडिया में भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो एजेंडा वाली पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में तो कभी नहीं देखा कि किसी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया हो। महुआ मोइत्रा जो उनकी बड़बोली नेता हैं, कुछ भी बोल देती हैं, ये वही महुआ मोइत्रा हैं जिन्होंने पार्लियामेंट का अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी व्यवसायी को दे दिया था, जिसकी सजा उनको मिली थी और लोकसभा से उनको धक्के मार के भगाया गया था। खैर, ये महुआ मोइत्रा कहती हैं कि ये मिलिट्री टेक ओवर की तैयारी है। भाई देखिए, ये सब बोलने से पहले तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को और महुआ मोइत्रा को ये जानना चाहिए कि पिछले 6 साल में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा हुई है तो ये पश्चिम बंगाल है। आप 2021 का उदाहरण देख लीजिए, वहां तकरीबन 300 हिंसा की वारदातें हुई थी चुनाव के दौरान, जिसमें तकरीबन 60 लोग मारे गए थे, 58 या 60 लोग मारे गए थे। ऐसा पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन पहले जो बिहार में होता था वो आज की तारीख में बंगाल में हो रहा था। उसी को रोकने के लिए 2.5 लाख
वहां पे सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया और देखिए चुनाव में उसका परिणाम दिखा है। लोग बड़ी संख्या में बाहर आए हैं बिना किसी डर के, और इसी बात से ममता बनर्जी को तकलीफ थी। अब वो कहा करती थी, अभी भी कह रही हैं कि ये जो सेंट्रल फोर्स है वो यहाँ पे आकर के बदमाशी कर रही है, उनके समर्थकों को और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको डरा रही है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऑब्जर्वर्स को भी भेजा है, जैसे अजय पाल शर्मा है, उत्तर प्रदेश से आए हैं, प्रयागराज से आईपीएस ऑफिसर हैं। वहां उनका जो कैंडिडेट है फाल्टा में जहांगीर खान, उसके खिलाफ ये शिकायत मिल रही थी कि वो लोगों को धमका रहा है। तो अजय पाल शर्मा उसके घर पे जाते हैं और समझाते हैं कि भैया ये धमकी वमकी देना बंद कर दो, इस बार ये नहीं चलेगा, और उसका वीडियो वायरल हो जाता है। अब इसकी आपको क्या तकलीफ है भाई? अजय पाल शर्मा ने जाकर के कहा कि तुम लोगों को धमकाओ मत, तो इसमें क्या गलत था? उनका तो काम है ये कहना, लेकिन ये तृणमूल वालों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई 4 मई के बाद हम तुमको खींच के लाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। ऐसा है कि सिर्फ आप ही के पास ताकत नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप गुंडागर्दी कर सकते हैं। वो एक आईपीएस ऑफिसर है और उसको अधिकार है, ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है। कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको रोकना उसका अधिकार है, वो अपना काम कर रहा है। और महुआ मोइत्रा ने उसकी एक वीडियो वायरल कर दी जिसमें वो कहा जा रहा है कि वो जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो किसी महिला के साथ दिख रहे हैं, किसी डांसर के साथ दिख रहे हैं। अरे भाई इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी महिला के साथ है, किसी डांसर के साथ है, आपको इससे क्या मतलब है? जहां पे फैक्ट की बात है वो फैक्ट की बात कीजिए ना। जहांगीर खान के ऊपर आरोप था, और देखिए चुनाव के दिन फाल्टा जो विधानसभा सीट है वहीं पे ऐसे आरोप आए कि जो ईवीएम मशीन था उसमें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे टेप लगा दिया गया था। इसी विधानसभा से खबर आई है। तो इस बार पूरी कोशिश हुई है कि फर्जीवाड़ा पश्चिम बंगाल में रोका जाए, और ममता बनर्जी को इससे तकलीफ है। उन्होंने तो कह दिया कि ऑब्जर्वर्स आतंकवादी हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो आतंकवादी हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। खैर देखिए ममता बनर्जी को जो कहना है वो कहती रहे, जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। और 4 तारीख को जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं 15 साल के उनके शासन का खात्मा होने जा रहा है, अगर कोई अनहोनी ना हुई तो। अगर हम ये बात करें कि आखिर ममता बनर्जी 15 साल के बाद क्यों हारी, अगर उस पर एक चर्चा करें तो देखिए पहली चीज तो यह है कि जो साहस इलेक्शन कमीशन ने दिखाया है, जो साहस सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। एक ऐसे राज्य में जहां पे चुनावी हिंसा एक आम बात बन गई थी, मतदाताओं को बाहर निकलने में डर लगता था, तृणमूल कांग्रेस की ऐसी गुंडागर्दी हो रही थी, उन सबों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मन बनाया हुआ था। देखिए पहले एसआईआर को लेकर के जो ड्रामा ममता बनर्जी ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, वो जो बिहार में हमने टेम्पलेट सेट कर दिया है वही टेम्पलेट काम करेगा और आप जाकर के एसआईआर करवाइए। ममता बनर्जी ने क्या क्या ड्रामा नहीं किया। पहले उन्होंने कर्मचारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए पर्याप्त संख्या में, जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा डपटा तब जाकर के उन्होंने कर्मचारी दिए। उसके बाद खबर ये आई कि उन्होंने कहा उन कर्मचारियों से, देखिए कर्मचारी तो स्टेट गवर्नमेंट के ही होते हैं ना, कि जो लोग मर गए हैं उनके नाम मत काटो, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, उनका नाम मत काटो। खबर तो ये भी आई कि वो जानबूझ करके उनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो घुसपैठिए थे उनको बंगाल से बाहर भगा दिया कि अभी तुम चले जाओ, चुनाव हो जाएंगे तो फिर वापस आ जाना। उसके बाद उन्होंने, याद कीजिए, अपने राज्य की महिलाओं को भड़काया कि कोई एसआईआर करने तुम्हारे यहां आता है तो किचन में जो सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कलछी है, छुरी है, उससे लेकर के उस पर हमला कर दो। आप सोचिए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ भी कर लो, ये एसआईआर तो होकर के रहेगा, और एसआईआर हो गया। याद कीजिए बिहार में इन लोगों ने कितना ड्रामा किया था, राहुल गांधी ने जाकर के वहां पर रैली भी निकाली, लेकिन जब एसआईआर हो गया तो 100 लोगों को भी वो सामने लेके नहीं आ पाए जिनके बारे में ये कहा जाता कि इनके नाम गलत तरीके से कट गए हैं। 100 लोग भी वो ला पाए। ये सिर्फ ड्रामा था, क्योंकि ये फर्जी वोटिंग ये खुद ही करवाना चाहते हैं, और ममता बनर्जी तो खुद ही रिगिंग करवाना चाहती हैं, वरना एसआईआर से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। खैर, तो इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा श्रेय जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, इलेक्शन कमीशन को जाता है, कि उन लोगों ने बिना किसी दबाव में आए हुए ये सुनिश्चित किया कि वहां पे एक बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो। और देखिए उसके बाद जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेज की वहां तैनाती हुई और कम से कम 1 सप्ताह तक उनको रखने की जो बात की गई, उससे लोगों को बल मिला, उनको साहस मिला कि भाई ठीक है, इस बार तो हम बाहर निकल करके
हम जिसको चाहते हैं उसको वोट देंगे और किसी से डरेंगे नहीं। तो ये तो ममता बनर्जी की हार के कारणों में ये भी एक प्रमुख कारण है। उसके अलावा देखिए एक महिलाओं का फैक्टर है। खबर बंगाल से ये आ रही है कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, बड़ी संख्या में, क्योंकि एक तो वो लॉ एंड ऑर्डर, बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर से वो परेशान है। आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर के साथ जैसे पहले बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद ममता सरकार के एक मंत्री ने कहा कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे साथ बलात्कार ना हो तो शाम को जल्दी घर आ जाओ। सोचिए महिलाओं को कितना बुरा लगा होगा। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है भाई? कोई शाम को जल्दी घर नहीं आए तो क्या आप उसका बलात्कार कर देंगे या बलात्कार करवा देंगे आप उसका? तो इसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट हुआ है और महिलाओं ने सोचा हुआ था कि इस बार तो इनको सबक सिखाना है, और ये पैसे दे करके अलग अलग स्कीम चला करके उन्होंने जो महिलाओं को लुभाने की कोशिश की वो भी इस बार काम नहीं आया है। लॉ एंड ऑर्डर पे सबका ध्यान रहा है और उसकी सजा, एक खराब लॉ एंड ऑर्डर की सजा ममता बनर्जी को इस बार पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने दिया है। उसके अलावा देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सही तरीका अपनाया हिंदू कंसोलिडेशन का। मुसलमानों का एक मुश्त वोट तो ममता बनर्जी को मिलता ही रहा है, लेकिन हिंदू एकजुट नहीं हो रहे थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिना इसको ज्यादा प्ले अप किए हुए, बिना ज्यादा इस पे हो हल्ला मचाए हुए, चुपके चुपके हिंदू वोट को एक करने की कोशिश की है। और ये सही तरीका था, क्योंकि पिछली बार जैसे ही आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो उनकी एक गोलबंदी हो जाएगी और वो सब अपने डिफरेंसेस को भूल करके ममता बनर्जी को वोट दे देंगे। तो इस बार वो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबक सीखा और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश आराम से बिना हो हल्ला किए हुए की, और खबर यह है कि वो सफल हुआ है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक और समझदारी की, ममता बनर्जी को पर्सनली टारगेट नहीं किया। क्योंकि देखिए हमारा देश ऐसा है कि अगर आप किसी को पर्सनली टारगेट करते हैं तो उसके प्रति लोगों के मन में सहानुभूति हो जाती है। तो उस चीज को अवॉइड किया, ममता बनर्जी को पर्सनली टारगेट नहीं किया। अगर पर्सनली टारगेट करते तो हो सकता है महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या ममता बनर्जी के पीछे खड़ी हो जाती। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भी समझदारी दिखाई और उसका अच्छा परिणाम उनको देखने को मिल रहा है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस मुस्लिम वोट पे ममता बनर्जी इतना भरोसा कर रही थी उसमें इस बार सेंध लग गई है। देखिए अब मुस्लिम वोट के दावेदार वहां कितने हैं? खुद एक तो तृणमूल कांग्रेस है, 294 सीट पे वो खुद लड़ रही है, उतनी ही सीटों पे कांग्रेस भी लड़ रही है और कांग्रेस को भी लगता है कि उनको भी मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए। मुस्लिम परस्ती में कांग्रेस भी तो तृणमूल कांग्रेस से कोई कम नहीं है, दोनों एक ही पार्टी में। ममता भी तो पहले कांग्रेस में ही थी ना, तो मुस्लिम परस्ती तो उनकी रगों में भी है, वो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस में थी। उसके अलावा आप देखिए लेफ्ट फ्रंट है, उसने भी मुस्लिम परस्ती ही की है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो उनकी कोर फिलॉसफी है कम्युनिस्ट पार्टियों की। तो उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है लेफ्ट फ्रंट ने किसके साथ? आईएसएफ के साथ, नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ, वो अब्बास सिद्दीकी के भाई फुरफुरा शरीफ वाले। तो अपने प्रभाव क्षेत्र में आईएसएफ भी वोट काटेगा और लेफ्ट फ्रंट भी मुसलमानों का वोट काटेगा ही काटेगा। उसके अलावा हुमायूं कबीर हैं, बाबरी मस्जिद का शिगुफा छोड़ा हुआ है उन्होंने, वो भी कुछ ना कुछ वोट काटेंगे। अभी चुनाव के दिन वो बमबाजी भी हो गई और तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर के लोगों ने वो बमबाजी की है। तो चलिए वो भी अपने प्रभाव क्षेत्र में कुछ मुस्लिम वोट काटेंगे और फिर ओवैसी साहब तो अपने हैं ही, वो भी पहुंचे हुए हैं वहां पे। तो 4-5 तरफ मुस्लिम वोट कट सकता है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और देखिए वहां पे युवाओं में इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा है कि भाई वहां कोई विकास नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं है तो लोग कैसे खुश होंगे? तो युवाओं की भी एक बड़ी संख्या ममता बनर्जी से बिल्कुल नाराज है और जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो उनको इस बार बहुत महंगी पड़ी है। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है उसके खिलाफ हिंदू ध्रुवीकरण इस बार हुआ है, बहुत ही चुपके चुपके हुआ है वहां पे हिंदू ध्रुवीकरण। और इन सबों का परिणाम यह है कि ममता बनर्जी 15 साल के बाद ये चुनाव हारने जा रही है। सारे एग्जिट पोल यही भी बयान कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ये चुनाव हारने जा रही हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगर ममता बनर्जी हारती हैं, जिसकी पूरी संभावना है, ये अनहोनी ही होगी कि 4 तारीख को ममता बनर्जी जीत जाएं। अभी तक जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की बुरी हार हो रही है और इसके लिए अगर कोई बधाई का पात्र है तो वो है इलेक्शन कमीशन, जो बिल्कुल ममता बनर्जी के दबाव में नहीं आया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस
जिन्होंने कि ममता बनर्जी के किसी भी टेंट्रम को स्वीकार नहीं किया, उनके ड्रामे को बिल्कुल रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, SIR होकर के रहेगा, सेंट्रल फोर्स की तैनाती भी बिल्कुल ठीक है। तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का और गृह मंत्रालय का, जिसने कि सारी एजेंसीज को, इलेक्शन कमीशन को पूरा सपोर्ट दिया, जिस भी सपोर्ट की जरूरत थी। और उन सब का परिणाम ये हुआ है कि ममता बनर्जी इस बार ये चुनाव हार रही हैं। सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो इन एग्जिट पोल के मुताबिक ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन का अंत हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।